जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा वीडियो जलवायु से रिलेटेड है। ये क्लास 9th के भूगोल का चैप्टर नंबर 4 है। और यदि अगर कोई विद्यार्थी कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है और हमने काफ़ी अच्छे ढंग से नोट्स को तैयार किया है और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। यदि अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो ये मेरा वादा है कि आपको जलवायु से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल अभी नया है और हम आपके लिए ऐसा ही अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे नोट्स लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मौसम क्या होता है। तो समझिएगा, वायुमंडल में अचानक होने वाले परिवर्तन को मौसम कहते हैं। यानी कि अभी मान लीजिए कि धूप है, थोड़ी देर बाद अगर बादल आ जाए, ठीक है, और बारिश होने लगे तो वायुमंडल में परिवर्तन हो गया, ठीक है ना। तो परिवर्तन होने के कारण किस प्रकार का मौसम आ गया, तो बरसात का मौसम आ गया, तो उसी को मौसम कहते हैं। यानी वायुमंडल में अचानक परिवर्तन हो जाने से जो स्थिति उत्पन्न होती है उसी को मौसम कहते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए आपका ऋतु क्या होता है सो समझिएगा। एक निश्चित समय पर क्रमिक रूप से होने वाले परिवर्तन को ऋतु कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि प्रत्येक 3 या 4 माह के बाद ऋतु में परिवर्तन होता है। यानी एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो समय में परिवर्तन होता है, जो मौसम में परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, ऋतु कहेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोग याद रखिएगा, भारत में लगभग 6 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। सबसे पहला वसंत ऋतु, दूसरा आपका हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु, तीसरा है वर्षा ऋतु, चौथा शरद ऋतु, पांचवा हेमंत ऋतु और छठा शीत ऋतु। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए हमारा है जलवायु। जलवायु क्या होता है समझिएगा। जलवायु मौसम का ही व्यापक रूप माना जाता है। दूसरे शब्दों में किसी बड़े क्षेत्र के तापमान, वायु दाब, वर्षा, मतलब कि वहाँ के मौसम का कम से कम 30 वर्षों का औसत अध्ययन को ही उस क्षेत्र का जलवायु कहते हैं। यानी आप किसी क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ का जो मौसम है, ठीक है, जैसे ताप हो गया, वायु दाब हो गया, वर्षा कैसे होता है, उसका यानी कि 30 वर्ष तक अगर आप अध्ययन करते हैं, उसके बाद जो आपको रिजल्ट निकलता है उसी को क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे। आशा है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्या होती है हम आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कर्क रेखा है आपका, यहाँ पर आप लोग देखते होंगे मकर रेखा है, और आपको पता है कि भारत की स्थिति कर्क रेखा के बीचों बीच है, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र में जो भी देश आते हैं उस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ती है और सूर्य जो होता है इस क्षेत्र में लंबत रहता है। ठीक, तो इसी क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। और जो बाकी बात जो क्षेत्र है इसको यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। तो भारत का अधिकांश हिस्सा जो है वह कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच है, इसीलिए भारत को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए मानसून क्या होता है समझिएगा। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अरब विद्वान अल मसूदी ने किया था। यानी कि भारत में मानसून का वर्णन सबसे पहले किसने किया था, तो वो अरब के विद्वान थे और उसका नाम था अल मसूदी। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई है, ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, किसी भी देश की जलवायु निर्भर करती है, यानी कि किसी भी देश की जलवायु किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो सबसे पहले स्थान की ऊंचाई पर। तो समझिएगा ऊंचाई, जैसे मान लीजिए यहाँ हिमाचल प्रदेश है और यहाँ पर पंजाब है। पंजाब जो है निचले क्षेत्र में पाया जाता है, जबकि हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाका बहुत ज़्यादा है। तो देखिए इसकी ऊंचाई ज़्यादा है और इसकी ऊंचाई जो है वह कम है।
तो आप लोग क्लास 9th या 8 में पढ़े होइएगा, जिस क्षेत्र का ऊंचाई ज़्यादा होता है वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जितना ऊंचा हम जाएंगे, जितनी ऊंचाई पर हम जाएंगे, ठंड यानी कि गर्मी कम होते चल जाता है, यानी तापमान कम हो जाता है। इसके बाद जितने नीचे जाइएगा आप लोग, उतना तापमान बढ़ जाएगा। इसीलिए ऊंचाई पर भी निर्भर करता है, स्थान की ऊंचाई पर, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया है वहाँ की पहाड़ों की स्थिति पर, यानी कि पहाड़ अगर ऊंचा है तो जलवायु ठंडा रहेगा, और पहाड़ छोटा है तो वहाँ की जलवायु थोड़ा गर्म होगा। इसके बाद देखिए उस स्थान से समुद्र की दूरी, और किसी भी क्षेत्र का जलवायु समुद्र की दूरी पर भी निर्भर करता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अक्षांश पर भी निर्भर करता है, ये बात याद रखिएगा। तो किसी भी देश का जलवायु जो होता है वो स्थान की ऊंचाई, पहाड़ों की स्थिति, समुद्र से दूरी और अक्षांश पर, इन 4 चीज़ों पर निर्भर करता है। इसके बाद देखिए हम लोग मानसून के बारे में जानेंगे। तो अब देखिए मानसून को समझने से पहले कुछ यहाँ पर हम आपको बात बताते हैं। तो समझिएगा, जो हमारा ताप होता है यानी टी, वो यानी कि प्रेशर का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो वायु दाब जो होता है वो कम हो जाता है। तो याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर वायु दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और टेम्परेचर जब घट जाता है तो वायु दाब ज़्यादा हो जाता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ये काम देने वाला है, ठीक। उसके बाद आप लोग समझिएगा, देखिए जो हमारा वायु होता है वो यानी कि उच्च दाब से, याद रखिएगा, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर रोटेट करता है, यानी कि चलता है। यानी जो हमारा वायु होगा, पवन होगा, ठीक है ना, वो यानी कि उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर रोटेट करेगा, ये बात याद रखिएगा। तो अब देखिए हम लोग मैप में समझते हैं कि मानसून कैसे आता है। तो आपको सबसे पहले पता होगा कि भारत के बीचों बीच कर्क रेखा जाती है, उसके बाद विषुवत रेखा, और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच होते हुए मकर रेखा जाती है। इसके बाद देखिए सूर्य जो होता है वो यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के बीच ही लंबवत पड़ता है। अब देखिए कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को लंबवत पड़ता है, तो यहाँ पर भीषण गर्मी होती है। क्या होता है? भीषण गर्मी। उसी प्रकार तो देखिए इस इलाका में भी भीषण गर्मी पड़ेगा, और जब यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ेगा तो जो वायु होता है, ठीक है ना, वो यानी कि इस दिशा में चलने लगता है, क्योंकि जब यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ेगा तापमान ज़्यादा हो जाता है, तो यानी कि यहाँ पर वायु दाब कम हो जाता है, और यहाँ का वायु दाब ज़्यादा होता है, इसलिए वायु जो होता है वो यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर रोटेट करने लगता है। तो अब समझिएगा, जब यहाँ पर मान लीजिए रोटेट करने लगता है, तो जब ये पवन भारत के स्थलीय भाग से टकराता है तो हम लोग कहते हैं कि मानसून आ चुका है। तो अब हम लोग समझेंगे कि भारत में टकराने के बाद क्या होता है। तो समझिएगा, देखिए ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होने के कारण भारत के पश्चिमी भाग में अत्यधिक तापमान बढ़ जाता है। तो ये हम आपको बता चुके हैं कि देखिए जब सूर्य यानी कर्क रेखा पर रहता है तो भारत के जो पश्चिमी भाग होते हैं यहाँ पर तापमान ज़्यादा हो जाता है। तापमान ज़्यादा हो जाएगा तो वायु दाब कम हो जाएगा, और जब वायु दाब कम हो जाएगा तो हवा जो होता है इधर की ओर रोटेट करने लगता है। तो याद रखिएगा, जिससे भारत में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसके विपरीत हिंद महासागर में तापमान कम होने से उच्च दाब वाली पवनें भूमध्य रेखा को पार कर भारत के स्थल भाग की तरफ बढ़ने लगती है, और इस तरफ बढ़ने लगता है। अब देखिए जो वायु होती है ना वो इस प्रकार गमन करती है, याद रखिएगा। अब ये काहे करता है? तो ये फेरल के नियम के अनुसार करता है। अब फेरल के नियम पर हम एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें अच्छे से हम आपको समझाएंगे कि फेरल का नियम होता क्या है। अभी आप लोग को समझना है, जो यानी मानसून आता है वो इस प्रकार से आता है, ठीक। इसके बाद देखिए अब देखिए ये पवनें जो होती है समुद्र से होकर कुछ जल वाष्प को लाती है, और जल वाष्प को लाने के बाद वह सबसे पहले केरल से, यहाँ केरल है, और केरल से टकराती है, और केरल में लगभग वह 1 जून को पहुँचता है। कब पहुँचता है? 1 जून को, और खूब वर्षा करवाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि वह केरल के तट पर पहुँचेगा, और 1 जून को यानी कि पश्चिमी घाट पर,
ठीक है ना, सबसे ज़्यादा वर्षा करवाता है, पश्चिमी घाट पर खूब वर्षा करवाता है। तो वही बात देखिए यहाँ पर लिखा गया है, कुछ यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं। अरब सागर का दक्षिण पश्चिम मानसून जब भारत के स्थल के पास पहुँचता है तो ये 3 शाखाओं में बँट जाता है। 3 शाखा आप लोग देख रहे होंगे, 3 शाखाओं में क्या होता है तो बँट जाता है। पहली शाखा जो होती है वह केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है। ये मानसूनी पवनें पश्चिमी घाट से टकराती है और बारिश उत्पन्न करती है, और ये बारिश बहुत ज़्यादा उत्पन्न कर देता है। पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलान पर अपेक्षाकृत कम वर्षा देखने को मिलती है। अब देखिए ये केरल है आपका, केरल में तो वर्षा होता है, लेकिन यहाँ पर पर्वत होने के कारण इस प्रकार जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है उस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती है। तो आपको पूछ सकता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। याद रखिएगा, क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। अब देखिए वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है सो समझाते हैं। तो देखिए केरल जो है वो इस तरफ है, और यहाँ यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इस तरफ है, और बीच में पहाड़ होने के कारण इस प्रकार यानी कि मानसून नहीं जा पाता है। तो इसीलिए इस क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलान पर अपेक्षाकृत कम वर्षा देखने को मिलती है, और वही बात देखिए लिखा गया है यहाँ पर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश अरब सागर के दक्षिण पश्चिम मानसून की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए यहाँ पर मानसून का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला नंबर है दूसरी शाखा की। अगर हम बात करें तो ये यानी कि मुंबई के तट से होते हुए जाता है, और पूरे मध्य भारत में यानी पूरे मध्य भारत में क्या कराएगा, अच्छी तरह वर्षा करवाएगा, और इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के बेसिन क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए तीसरी शाखा की अगर हम बात करें तो ये गुजरात के सौराष्ट्र से प्रवेश करती है, और अरावली के सहारे राजस्थान में कुछ वर्षा कर पंजाब पहुंचती है, जहां बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून पवनों के साथ मिलकर पश्चिम हिमालय में वर्षा उत्पन्न करती है। और देखिए ये तो अरब सागर की शाखा है ना, और इधर से बंगाल की खाड़ी की भी शाखा जाएगी, और ये दोनों क्या होगा, टकरा कर पश्चिमी हिमालय में खूब वर्षा करवाती है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अब हम लोग बंगाल की खाड़ी वाली जो मानसून है दक्षिण पश्चिम मानसून, उसको जानते हैं। तो ये पवनें बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़कर बांग्लादेश और म्यांमार के तट से टकराती है, और देखिए जो इन्हीं इस तरफ जो मानसून आया था इसको यानी कि हम लोग बोलते हैं अरब सागर का मानसून, और जो इस तरफ से आएगा उसको बोलेंगे बंगाल की खाड़ी का मानसून, क्योंकि आपको पता है कि इस तरफ अरब सागर है और इस तरफ बंगाल की खाड़ी है। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए जब यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी से होते हुए जाता है तो इसको बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं, और ये बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय भाग से टकराती है। अब देखिए समझिएगा, म्यांमार तट पर स्थित आराकान की पहाड़ियों से ये पवनें विक्षेपित हो जाता है यहाँ सर पहाड़ी से टकराकर, और क्या होता है तो भारत की तरफ मुड़ जाती है, और इसकी एक शाखा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व से प्रवेश करती है, जो गंगा के मैदान पंजाब के मैदान में बारिश कराती है। याद रखिएगा, जो ये शाखा आप देख रहे हैं इधर मुड़ गया है, ये यानी कि गंगा के मैदान में खूब बारिश करवाती है। इसके बाद देखिए दूसरी शाखा की अगर हम बात करें तो दूसरी शाखा ये देख रहे हैं आप लोग, तो याद रखिएगा दूसरी शाखा उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में जाकर वर्षा कराती है। इसके तहत मेघालय के गारो पर्वत शिखर पर स्थित मौनसीनराम में शीघ्र वर्षा उत्पन्न होती है, और यहीं पर है आपका मौनसीनराम। जो मौनसीनराम है वह गारो पर्वत पर स्थित है, और वहां पर खूब वर्षा होता है। याद रखिएगा, मौनसीनराम में विश्व की सबसे अधिक औसतन वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है, यानी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है वह यानी मौनसीनराम में होता है। याद रखिएगा, मौनसीनराम भारत का सबसे आर्द्र स्थान है। मौनसीनराम में सर्वाधिक वर्षा का कारण वहाँ उपस्थित पर्वतों की कीप आकृति, जो वहाँ पर
पर पर्वत है ना, वो यानी कि इस प्रकार का है, गारो, खासी, जयंतिया, 3 प्रकार का पर्वत है। और इस क्षेत्र में जब मानसून प्रवेश करता है तो बाहर निकलने का रास्ता बहुत कम होता है, इसीलिए यहाँ पर खूब ज़्यादा बारिश होता है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए शीत ऋतु में हम बात करें, जब यानी कि हमारे यहाँ ठंडी पड़ने लगती है तो सूर्य जो होता है वो मकर रेखा के लंबवत हो जाता है। और जब मकर रेखा के लंबवत होगा तो और हमारे यहाँ तो ठंडी पड़ने लगेगा, और जो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया जहाँ स्थित है वहाँ पर यानी भीषण गर्मी होगी। तो तब जो पवने होगा वो यानी कि मकर रेखा की ओर रोटेट करने लगेगा, यानी जाने लगेगा। तो याद रखिएगा जो पवने होगा वो इस प्रकार से यानी कि मकर रेखा की ओर जाएगी। तो अब देखिए, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि शीत ऋतु में सूर्य मकर रेखा के लंबवत होने के कारण भारत के उत्तर पूर्व भाग में तापमान कम हो जाता है, जिससे भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसके विपरीत हिंद महासागर में तापमान अधिक होता है, अर्थात निम्न वायु दाब क्षेत्र बन जाता है। यहाँ पर वायु दाब होना चाहिए जाता है। तब उच्च दाब वाली पवनें भारत के उत्तर पूर्व से हिंद महासागर की तरफ बढ़ने लगती है। यही से उत्तर पूर्व मानसून की शुरुआत होती है, याद रखिएगा। उधर अब देखिए जब यहाँ पर अगर मान लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वायु इस तरफ रोटेट करेगा। जब रोटेट करता है तो याद रखिएगा वो इस प्रकार से करता है, ठीक है ना। अब देखिए समझिएगा, जब इधर से अगर मान लीजिए वायु इधर आता है तो यहाँ पर तो कोई जल वाष्प है नहीं, जल वाष्प नहीं होने के कारण इधर तो कोई वर्षा नहीं होता है। लेकिन जब इधर से अगर मान लीजिए मानसून आता है तो ये क्या करता है, तो ये यानी कि बंगाल की खाड़ी का जल वाष्प लेकर आता है और तमिलनाडु में खूब वर्षा करवाता है। तो याद रखिएगा उत्तर यानी लौटता हुआ मानसून, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, लौटता हुआ मानसून बोल सकते हैं। और लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में जो होता है खूब वर्षा होता है। तो वही बात देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून में राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है, यानी तमिलनाडु राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। यही है आपका तमिलनाडु, यहाँ पर जो देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। इसके बाद देखिए पश्चिम विक्षोभ क्या होता है समझिएगा। ये शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में आने वाला एक तूफान है जो भूमध्य सागर से उठता है और भारत के पंजाब क्षेत्र में बारिश और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी कराता है। अब देखिए जब हमारे यहाँ शीत ऋतु होती है तो यहाँ तो मान लीजिए कि वायु दाब थोड़ा ज़्यादा है और इससे ज़्यादा होता है वायु दाब यहाँ पर। तो ये यहाँ की जो पवनी होती है वो इस प्रकार रोटेट करती है और जो यानी जम्मू कश्मीर है और आपका उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पर खूब बर्फबारी करता है, याद रखिएगा। इसी को पश्चिमी विक्षोभ कहेंगे। इसके बाद देखिए भारत में वर्षा की अगर हम आंकड़े की अगर बात करें तो भारत में औसतन वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होता है और भारत के 35% भाग पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसके बाद आप लोग याद रखिएगा सबसे अधिक वर्षा जो होती है सबसे अधिक वर्षा यानी कि 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जो होता है वो यानी कि पश्चिमी घाट यानी मेघालय उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र में होता है। इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद देखिए सबसे कम वर्षा की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान और लद्दाख में सबसे कम वर्षा होता है, लगभग 20 सेंटीमीटर से भी कम होता है। और देखिए याद रखिएगा जिस स्थान पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन राज्यों में चावल की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो देखिए ये वीडियो यहीं पर अंत होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।